लेक्चर नंबर 44 पार्ट 2 इन डेज 116 लीजेस। अभी तक हम लोग स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, अब और कुछ जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट है लीज टर्म। लीज टर्म क्या होता है? जो लीज का टर्म है दैट इज योर लीज टर्म, लेकिन उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है? पहला नॉन कैंसलेबल पीरियड, उसके बाद रेन्यूअल पीरियड इफ देर इज अ रीजनेबल सर्टेनिटी, और टर्मिनेशन पीरियड। नहीं समझ में आएगा एक बार में एग्जाम्पल दे रहे हैं। एग्जाम्पल ये है कि हमने कोई लीज लिया, उसका टर्म था 5 years, लेकिन हम लोग लेसी को एक ऑप्शन दे रहे हैं कि तुम 5 साल के बाद तुम्हारे पास एक ऑप्शन है कि तुम उसको रिन्यू करा सकते हो अगला 3 साल के लिए। तो लेसी उसको 5 साल लीज टर्म मानेगा या फिर 8 साल लीज टर्म मानेगा। इट डिपेंड्स कि अगर लेसी रीजनेबली सर्टेन है कि हाँ भाई हम रिन्यू कराएंगे, तो हमारा लीज टर्म होगा 8 साल का। अगर वो रीजनेबल सर्टेन नहीं है तो हमारा लीज टर्म होगा 5 साल का। इसमें जो 5 साल है वो हमारा नॉन कैंसिलेबल पीरियड है, मतलब उसमें हम लोग अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल नहीं कर सकते हैं। और 3 साल जो है वो रेन्यूअल पीरियड है। तो लीज टर्म का डेफिनेशन में क्या था? नॉन कैंसिलेबल पीरियड प्लस रिन्यूअल पीरियड इफ द रिन्यूअल इज रीजनेबली सर्टेन। यहाँ पे अगर रीजनेबली सर्टेन होता है तो 5+3 होता, नॉन रीजनेबली सर्टेन होता है तो 5+0, तो उतना लीज पीरियड होता। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। आगे हम लोग देखते हैं कि क्या हुआ कि हम लोग लीज टर्म पे दिए, एक लेसी को हम लोग दिए अपना एसेट लीज पे, और लीज टाइम था 10 साल का। लेकिन हम लोग एक ऑप्शन दे रहे हैं लेसी को कि भाई तुम आज से 8 साल के बाद कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हो। ठीक है, तो जो लेसी है वो जो क्या बोलते हैं लीज पीरियड है उसको 10 साल मानेगा या फिर 8 साल मानेगा। अगेन इट डिपेंड्स ऑन द लेसी। इफ इट इज रीजनेबली सर्टेन दैट ही विल टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, देन द लीज पीरियड विल बी 8 years। ठीक है, but if it is reasonably certain that he will not terminate the contract, then the lease period will be 10 years। तो वो डेफिनेशन में बैठ गया। लीज पीरियड इज इक्वल टू नॉन कैंसिलेबल पीरियड, एक तो तुम्हारा उधर, प्लस रिन्यूअल पीरियड। अगर रिन्यूअल पीरियड है तो उसको प्लस कर दो, क्योंकि अगर वो रीजनेबली सर्टेन। ठीक है, और अगर टर्मिनेशन वाला है और उसमें ऑप्शन दिया जा रहा है तो वहाँ भी चेक करो। अगर रीजनेबली सर्टेन है तो उसको ऐड कर देना, रीजनेबली सर्टेन नहीं है तो मत करना। बात खत्म। जस्ट नॉर्मल कॉमन सेंस यूज करना है। ठीक है, ओके। उसके बाद एक और बात क्या होता है कि अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि लाइक फॉर एग्जांपल कि बीसीसीआई है, वो बीसीसीआई क्रिकेट करा रहा है। अगर क्रिकेट कराने के लिए वो स्टेडियम रेंट पे लिया है, बोला कि हम लीज पे ले रहे हैं स्टेडियम फॉर 5 years। ठीक है, लेकिन क्रिकेट सिर्फ तो अप्रैल से जून में होगा, तो लीज पीरियड क्या मानेगा बीसीसीआई? बीसीसीआई तो लेसी है, तो लीज पीरियड क्या मानेगा? 5 साल मानेगा? नहीं, वो 5 years नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि वो सिर्फ यूज कर रहा है तीन महीना हर साल, हर 5 year, मतलब ईच ईयर फॉर 5 years। सो द लीज पीरियड इज 15 months एंड नॉट 5 years। ये एमसीक्यू आ सकता है। ठीक है, ओके, ये सारा बात हो गया लीज टर्म का। हम लोग अब बात करने वाले हैं लीज पेमेंट का। ठीक है, ओके, करते हैं। लीज पेमेंट जो क्या होता है? लीज पेमेंट का मतलब जो लेसी पेमेंट करता है लेसर को, दैट इज लीज पेमेंट। तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा लीज पेमेंट में? उसमें पहला आदि है फिक्स्ड पेमेंट प्लस इन सब्सटेंस फिक्स्ड पेमेंट लेस इंसेंटिव। फिक्स्ड पेमेंट क्या होता है? फिक्स्ड पेमेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे कि एग्जांपल देखो पेज 23 पे, कि हम लोग डे 1 कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग फिक्स किए कि फर्स्ट ईयर हम लीज पेमेंट 1 लाख देना पड़ेगा, सेकेंड ईयर 1.1, थर्ड ईयर 1.2, फोर्थ ईयर 1.3 और फिफ्थ ईयर 1.4। तो ये फिक्स लीज पेमेंट है। फिक्स लीज पेमेंट कैसे है भाई? हर साल तो अलग अलग होते जा रहा है, 1, 1.1, 1.2। ये वो वाला फिक्स पेमेंट नहीं है कि तुमको फिक्स्ड अमाउंट सेम अमाउंट हर साल देना है। नहीं, इट इज फिक्स्ड ऑन डे 1 दैट यू विल बी पेइंग दिस मच, मिनिमम अमाउंट दैट मच तुमको पे करना ही है, दैट इज फिक्स्ड।
ओके, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो ये फिक्स पेमेंट है। फिर आता है इन सब्सटेंस फिक्स पेमेंट। इन सब्सटेंस फिक्स पेमेंट क्या होता है? लाइक फॉर एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल नंबर 2 पेज 23 में देखोगे कि एक मशीन को दिया गया लीज पे, जिसका लीज टर्म 5 ईयर्स है। लेकिन इसमें जो लेसी पेमेंट करेगा लेसर को, इट इज नॉट लाइक कि तुमको इतना ही अमाउंट देना है, नहीं। इट डिपेंड्स कि लेसी कितना यूज कर रहा है मशीन को। अगर मशीन से वो 0 से 10,000 यूनिट निकाल रहा है तो उसको पेमेंट करना होगा 10 लाख रुपया। अगर 10,000 से 15,000 यूनिट अगर प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको 20 लाख रुपया देना होगा। और अगर 15,000 से ज़्यादा यूनिट अगर मशीन से प्रोड्यूस हो रहा कर रहा है तो 25 लाख उसको देना पड़ेगा। तो एक बात बताओ, यहाँ पे मिनिमम पेमेंट क्या है कि इतना तो देना ही पड़ेगा। इट इज़ 10 लाख रुपीज़। क्योंकि अगर भले ही वो जीरो प्रोडक्शन कर रहा है, डेट इज नो प्रोडक्शन कर रहा है, तब भी उसको 10 लाख रुपया देना है। तो ये जो 10 लाख हुआ, डेट इज योर इन सब्सटेंस फिक्स्ड पेमेंट, कि इतना तो तुमको देना ही है। ओके, तो जो लेसी होगा उसको तो नहीं पता है कि हर साल कितना यूज होने वाला है, तो वो अपना जब कैलकुलेशन करेगा तो हर साल 10 लैक्स लेके चलेगा। हम इतना सारा जो बात अभी किए कि लीज टर्म, लीज पेमेंट में हर वक्त बता रहे तुमको, हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कि अगर रीजनेबली सर्टेन होगा, रीजनेबली नॉट सर्टेन होगा तो क्या होगा। हम लोग क्यों ढूंढ रहे हैं? लेसर के लिए ढूंढ रहे हैं ये सब बात, या लेसी के लिए? हम लोग ये सारा बात ढूंढ रहे हैं लेसी के लिए। क्यों मेरे भाई, लेसी के लिए क्यों ढूंढ रहे हैं? याद करो, जब लेसी का जर्नल एंट्री हम लोग करते हैं इंड AS 116 में, तो हम लोग एसेट को रिकॉग्नाइज करते हैं और लायबिलिटी को रिकॉग्नाइज करते हैं। ROU एसेट अकाउंट डेबिट टू LL, ये दोनों का अमाउंट लिखा था @प्रेजेंट वैल्यू। ट्रू। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए तुमको एक अमाउंट चाहिए जिससे तुम डिस्काउंटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करोगे। तो ये जो अमाउंट होगा वो कहाँ से आएगा, वो कैसे तुम पता करोगे? तो उसी के लिए टॉपिक है लीज पेमेंट। और वो जो अमाउंट होगा कुछ सालों का होगा, तो उसके लिए लीज पीरियड भी तुमको निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग लीज पीरियड पढ़ रहे थे। समझ में आया? ओके। और ये सब बात लेसर के लिए क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? क्योंकि भाई उसके पास तो ऑप्शन है, वो या तो अपना वो क्या कहते हैं ऑपरेटिंग लीज मैनेज कर सकता है, या फिर फिनेंस लीज से काम कर सकता है, उसके पास ऑप्शन है। हमारे लेसी के पास नहीं है, इसीलिए वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो। तो लीज पेमेंट में फिक्स पेमेंट समझ में आ गया, इन सब्सटेंस फिक्स पेमेंट समझ में आ गया। ये फिक्स पेमेंट में प्लस हो जाता है इन सब्सटेंस फिक्स पेमेंट। ठीक है, एक इन सब्सटेंस फिक्स पेमेंट का एक पॉइंट बच गया कि इसमें तो मिनिमम है कि 10 लाख रुपया है। ठीक है, कि 10 लाख उसको पेमेंट करना है। तो जब लेसी अपना कैलकुलेशन करेगा जब प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए, तो हर साल 10 लाख रुपया का अथी बनाएगा कि ईयर 1 2 3 4 5 6 10 लाख रुपया, तो वो मिनिमम होगा। लेकिन भाई ऐसा भी हो सकता है कि वो प्रोडक्शन ज़्यादा कर दे और उसको 10 लाख की जगह 25 लाख रुपया देना पड़े। तो ये जो 15 लाख रुपया है उसको लीज पेमेंट में दिखाओगे कि क्या दिखाओगे? वो जो 15 लाख रुपया होगा उसको लीज पेमेंट में हम लोग नहीं दिखाएंगे, उसको हम लोग क्या दिखाएंगे, उसको हम लोग एज एन एक्सपेंस दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? एज एन एक्सपेंस। अगर एक्सेस पेमेंट हो रहा है तो तुम उसको एज एन एक्सपेंस दिखाओगे। कहाँ दिखाओगे? PL में। तो उसका एंट्री क्या होगा? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, और एक्सपेंस चला जाएगा PL में। ठीक है, यहाँ पे तुम ये मत सोचना कि 15 लाख जब तुम अथी कैलकुलेट कर रहे होगे कि इसका लीज पेमेंट ये आने वाला है, लीज रेंट और लीज पीरियड ये है, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू जो निकाल रहे होगे तब उसमें तुम 10 लाख प्लस 15 लाख मत करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि तुमको तो पता नहीं है ना कि कब प्रोडक्शन होगा, या फिर कुछ भी रीजनेबली सर्टेन नहीं है, तो तुम उसको लीज पेमेंट में नहीं ले सकते हो। ठीक है, चलो। अब हम लोग बात करेंगे इंसेंटिव का। क्या होता है कि लेसर बहुत सारा है मार्केट में, एक ही ट्रक को लीज पे देने के लिए 10 गो कंपनी है। तो कोई भी लेसी किस लेसर से लेगा? उस लेसर से लेगा जो उसको फायदा दे रहा है। तो हो सकता है कि कोई लेसर बोले कि अगर आप मेरे से लीज पे लीजिएगा तो हम आपको इंसेंटिव देंगे। मतलब कि अगर लीज पेमेंट 10 लाख रुपया है हर साल का, तो हम आपको फर्स्ट ईयर पे इंसेंटिव देंगे मेरे से लीज लेने के लिए, कि हम आपको 2 लाख रुपया का इंसेंटिव देंगे। तो ईयर 1 एंड पे जो नेट लीज पेमेंट होगा वो कितना होगा? वो होगा 10 लाख तक पेमेंट कर रहा है और 2 लाख रुपया लेसर दे रहा है, तो नेट लीज पेमेंट कितना है? 8 लाख रुपया का। समझ में आया? तो लीज पेमेंट का जो पहला है कि फिक्स पेमेंट प्लस इन सब्सटेंस फिक्स पेमेंट माइनस इंसेंटिव, इसका यही लॉजिक है। एक तो जो फिक्स पेमेंट होगा वो, या फिर जो इन सब्सटेंस फिक्स पेमेंट है वो, और उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे इंसेंटिव जो भी मिल रहा है। ठीक है, एक बात ये।
उसके बाद आता है कि लीज पेमेंट में और क्या ऐड करना है। अगर एक्सरसाइज प्राइस दिया हुआ है अगर ऑफ परचेज ऑप्शन, तो हम लोग उसको भी ऐड करेंगे। एक्सरसाइज प्राइस ऑफ परचेज ऑप्शन क्या होता है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लीज पे दे रहे हैं कोई को ट्रक, बोले कि भाई 5 साल का लीज है, 5 साल के बाद हम तुमको ऑप्शन दे रहे हैं कि तुम मेरे से 3 लाख रुपया में तुम मेरे से ट्रक खरीद सकते हो। मतलब हर साल तुम हमको लीज पेमेंट करोगे ही अगला 5 साल के लिए, हर साल तुम 1-1 लाख रुपया हमको दोगे ही। लेकिन 5 साल के बाद तुम्हारे पास एक ऑप्शन है लेसी कि तुम मेरे से 3 लाख रुपया में गाड़ी खरीद सकते हो। तो लेसी क्या करेगा, क्या उसको सोचेगा कि उसका लीज पेमेंट कितना का होगा, हर साल 1-1 लाख मतलब 5 लाख रुपया का होगा या फिर 8 लाख रुपया का होगा। So again it depends whether it is reasonably certain that he will purchase the truck, then the lease payment will be 8 lakh rupees. How will you evaluate, how will you make the calculation whether this जो आगे का 3 लाख रुपया whether it be included in all 5 years or like when it will be paid. It will be calculated in the ending year, in the last year. The reason being कि जो भी पैसा तुम दोगे वो ईयर एंड पे दोगे, क्योंकि उसी टाइम तुम्हारे पास ऑप्शन आ रहा है ना। परफेक्ट। तो हम लोग एक्सरसाइज प्राइस को भी हम लोग ऐड कर देंगे लीज पेमेंट में, इफ इन केस इट इज रीजनेबली सर्टेन दैट ही विल एक्सरसाइज द परचेज ऑप्शन। ओके, आगे एक पॉइंट आता है पेनाल्टी ऑन टर्मिनेशन। लाइक फॉर एग्जांपल कि हम लोग एग्जांपल दिए थे कि 10 साल का लीज टर्म है, उसमें 8 साल के बाद आपको एक ऑप्शन हम दे रहे हैं, लेसर ऑप्शन दे रहा है लेसी को कि आप टर्मिनेट कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को। लेकिन 8 साल बाद जब टर्मिनेट करिएगा तो आपको ऐसे टर्मिनेट करके छोड़ने देंगे, आपको 1 लाख रुपया पेनाल्टी भी देना पड़ेगा। तो ये जो 1 लाख रुपये का पेनाल्टी क्या उसको हम लोग लीज पेमेंट में ऐड करेंगे? हाँ मेरे भाई ऐड करेंगे। क्यों करेंगे? व्हेन इट इज रीजनेबली सर्टेन कि 8 साल के बाद टर्मिनेट कर देगा, वो 10 साल तक नहीं ले जाएगा। तो 8 साल तक का जो हर साल का लीज पेमेंट होगा वो, और 8th ईयर एंड जो होगा 8th ईयर का, उस टाइम हम लोग प्लस 1 लाख प्लस 3 लाख कर देंगे। 3 लाख इन द सेंस या जो भी उसका पेनल्टी का अमाउंट है, तो वो उसको 1 लाख जो पेनल्टी का अमाउंट है वो उसको ऐड करना होगा, इफ़ इन केस इट इज़ रीजनेबली सर्टेन। ये सारा बात रीजनेबली सर्टेन पे, क्योंकि हम लोग डे 1 पे सारा प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, इसलिए उस दिन हमको रीजनेबली हमको सर्टेन करना पड़ता है कि हम चलो ठीक है सर्टेन एंड इट इज़ रीजनेबली सर्टेन। ओके, अब एक बात आता है कि हम लोग लीज पेमेंट में जीआरवी को भी ऐड करते हैं। व्हाट इज जीआरवी? जीआरवी इज गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू, और इसको ऐड कब करते हैं? व्हेन इट इज रीजनेबली सर्टेन। ओके, व्हाट इज जीआरवी? जीआरवी का मतलब ये होता है कि लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई आदमी गाड़ी दिया है अपना लीज पे, तो जो लेसी है वो अपने हिसाब अपना समझ के तो गाड़ी नहीं चलाएगा, उसको सोचेगा कि हम लेसर को पेमेंट कर ही रहे हैं तो काहला उतना अच्छा से चलाए, खराब कर देंगे हम इसको। तो इसके लिए लेसर क्या करता है कि ठीक है भाई 5 साल के लिए हम तुमको गाड़ी दे रहे हैं और तुम हमको लीज पेमेंट भी करोगे, लेकिन अगर 5 साल के बाद हम अपना गाड़ी को अगर मार्केट में बेचने जाएं और हमको फिक्स्ड अमाउंट, जैसे कि अगर अभी गाड़ी का दाम 2 करोड़ रुपया है, ठीक है, तुम हमको हर साल 30-30 लाख रुपया दे रहे हो, तो 5 साल के बाद अगर मेरा गाड़ी का दाम मिनिमम 40 लाख रुपया नहीं रहा, तो हमको मार्केट में 40 लाख रुपया नहीं मिला, तो हम तुमसे लेंगे 40 लाख रुपया। तो ये जो 40 लाख रुपया है वो है गारंटीड अमाउंट कि गाथी को क्या नाम है उसका लेसर को, कि उसको मिलेगा ही मिलेगा। दिस इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ लेसर, वेदर यू विल हैव इट फ्रॉम द मार्केट, द लेसर कैन हैव इट फ्रॉम द मार्केट और फ्रॉम द लेसी। हाउ लेसी? इट डिपेंड्स अपॉन द लेसी, राइट? कि अगर लेसी अच्छा से रखा तो उसको मार्केट से 40 लाख रुपया मिल जाएगा, तो लेसी को पेमेंट करने का जरूरत नहीं है 40 लाख। लेकिन अगर लेसी ही उसको खराब से रख रहा है तो उसको 40 लाख रुपया देना पड़ेगा। तो लेसी ये जो 40 लाख रुपया है उसको अपने लीज पेमेंट में ऐड करेगा कि नहीं? अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द सर्टेनिटी, वेदर इट इज़ रीजनेबली सर्टेन कि लेसी खराब से चलाएगा। अगर लेसी को लगता है वो खराब से चलाएगा तो 40 लाख रुपया को वो ऐड करेगा ईयर एंड, जो 5th ईयर एंड है, लास्ट ईयर एंड है, उसके लीज पेमेंट में। अदरवाइज अगर रीजनेबली सर्टेन है कि वो ठीक रहेगा तो ऐड नहीं करेगा, बात खत्म। सो लीज पेमेंट में क्या क्या ऐड करते हैं? फिक्स्ड पेमेंट, इन सब्सटेंस फिक्स्ड पेमेंट, और उसमें से इंसेंटिव माइनस कर देते हैं। अगर एक्सरसाइज प्राइस दिया हुआ है परचेज ऑप्शन का, तो अगर वो भी रीजनेबली सर्टेन है तो हम लोग उसको ऐड करेंगे, और अगर पेनाल्टी अगर देना है और उसका रीजनेबली सर्टेनिटी है तो वो भी ऐड करेंगे। अगर जीआरवी है उसका रीजनेबली सर्टेनिटी है तो वो भी ऐड करेंगे। आगे बात समझ में? सो दिस इज व्हाट
ओके, अगर क्वेश्चन में नहीं बताया हुआ है कि रीजनेबली सर्टेन है कि नहीं कि गाड़ी अच्छा से चलाएगा कि नहीं, तुम ये मान के चलोगे कि वो अच्छा से नहीं चलाएगा और उसको जीआरबी देना पड़ेगा। ओके, ये सारा तो टॉपिक हो गया। एक बात हम पिछला वीडियो में बोलना चाह रहे थे तो नहीं बोल पाए, क्या कि जब हम लोग ROU अकाउंट डेबिट टू LL करते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू में अमाउंट निकालते हैं, तो लाइबिलिटी का जो अमाउंट होता है वो तो प्रेजेंट वैल्यू पे आता है, लेकिन उसको हमको फ्यूचर में पेमेंट करना होता है, इसलिए हम लोग लाइबिलिटी को अनवाइंड करते हैं। ट्रू। तो लाइबिलिटी अगर 3.5 लाख पे है अब डे 1 पे, तो अगला साल 3.5 लाख से 4 लाख पे हम लोग इंटरेस्ट ऐड कर देंगे और उसको फिर कुछ पेमेंट करेंगे। तो उसको तो हम लोग बढ़ाते हुए जाते हैं, कुछ कुछ बढ़ते जाता है, तब वो जाके लास्ट में ख़त्म होता है। लेकिन एसेट को हम लोग अनवाइंड नहीं करते हैं। तुम ये मत सोचना कि फिर भाई एसेट भी प्रेजेंट वैल्यू पे तो उसका भी वैल्यू बढ़ना चाहिए जैसे हम लायबिलिटी का बढ़ा रहे। नहीं, एसेट का वैल्यू ऐसे नहीं बढ़ना है, उसमें कुछ नहीं करना है। जो भी इसका प्रेजेंट वैल्यू पे हम लोग उसको रिकॉर्ड किए हैं डे 1, उसी वैल्यू पे हमको डेप्रिशिएट करते चल जाना है। तो तुम्हारे दिमाग में कन्फ्यूजन आ सकता है कि अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग का यहाँ जो था 379,079 पेज नंबर 20 पे जो है कि ROU और LL को डे 1 हम लोग लिखे 379,079, तो जब तुम देखोगे तो डेप्रिसिएशन जो निकाला हुआ है वो 379,079 पे निकाला हुआ है। ये नहीं कि वो 5 लाख रुपया जो 5 साल का अथी है उस पर नहीं निकाला है डेप्रिसिएशन, 379 जो भी प्रेजेंट वैल्यू है उस पर डेप्रिसिएशन निकाला है। ठीक है, चलो बाय बाय।